हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे +1 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। इसकी कुछ गाइडलाइंस है, मैं किस अकॉर्डिंगली आपको चैप्टर कराऊंगा। ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ये जितने भी मिनट 30 मिनट 45 मिनट्स है, आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बनता है। जस्ट बिकॉज आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शन या आपको बहुत सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको उस जो टर्म्स का मतलब पता चलता जाएगा, सो दैट कि आप आगे वाले चैप्टर्स के लिए इजीली कर पाएँ। बाकी के जो प्रैक्टिकल टॉपिक होंगे, उनका भी एक वीडियो रिलीज़ होगा। देन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इस कि अगर यहाँ पे मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा कि इस बिज़नेस ट्रांजैक्शन में होता होता क्या है। इंग्लिश नहीं रीड करूँगा। अगर कुछ भी आपको इंग्लिश रीड करनी है, इंग्लिश में जो भी कंटेंट है वो रीड करना है। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता, बिकॉज इतने एफर्ट के बाद आई डू थिंक सो कि समझ आ ही जाएगा, बट इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें कि आपको क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आ चुका है। खैर, जो समझ में आ चुका है उसको डालने की ज़रूरत नहीं है, बट जो नहीं समझ में आया, जस्ट पोक मी एंड लेट्स स्टार्ट। बिजनेस में बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म यूज़ होती हैं, ये हमें पता ही है। हमें उनको अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा इकोनॉमिकल इवेंट जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है और कम से कम दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और उनका जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। फाइनेंशियल इवेंट जो है वो मनी की टर्म में ही हमेशा रिप्रेजेंट होता है। मनी, जो कि कोई भी चीज़ मनी के साथ रिलेटेड हो, यानी कि मनी की टर्म में मेजर की जा सके, उसी को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन की एग्जांपल सिर्फ यही है कि आपने कोई सामान खरीद लिया, बिजनेस के लिए परचेज कर लिया, सेल कर दिया, डेटर्स से पेमेंट ले ली, पेमेंट टू क्रेडिटर। अब ये टर्म्स जो डेटर और क्रेडिटर है, ये आपको अभी पता चलेगी। कैरेक्टर्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? कहता कि वही बात है, डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है इसमें। कहता मनी और मनी वर्थ ऑफ गुड एंड सर्विसेज ही हमेशा कंसर्न रहेगा। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसका कोई ट्रांसफ़र है और एक्सचेंज है, उसी से ही ये बिजनेस ट्रांजैक्शन अराइज होती है। कोई भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, इसका एक अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर भी इफेक्ट है। हर एक ट्रांजैक्शन का दो साइडेड इफेक्ट है, यानी कि एक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये भी आपको रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट में हम सिखाएंगे बहुत ही जल्दी। वो डेबिट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी आने वाला है। आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू द लायबिलिटी ऑफ द कैपिटल, यानी कि बैलेंस शीट का जो एक फंडामेंटल रूल है वो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी का रूल है। उसके बाद नेचर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज़ केयरफुली एनालाइज्ड, यानी कि बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाता है। उसका एक अकाउंटिंग यूनिट है और एक मोड ऑफ सेटलमेंट वैल्यू है, यानी कि अकाउंटिंग यूनिट जो है इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है और एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जो आपकी बिजनेस एंटिटी के विद इन होने वाले ट्रांजैक्शन। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जो आउटर पार्टीज़ के साथ अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, यानी कि कोई कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी। और हमारा अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस, यानी कि ड्यू बेसिस पे भी आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है अकाउंट। अकाउंट क्या है? कहता आपने कभी बोला होगा कि भैया मेरा खाता खोल दीजिए, हम आज नहीं कल पेमेंट देंगे। तो जिस कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका एक हेड बनता है जिसे कहते हैं अकाउंट। जैसे सैलरी पे करनी है तो सैलरी अकाउंट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है तो टेलीफोन अकाउंट है, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट है। उसी तरह से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के भी अकाउंट खुल जाते हैं। कैपिटल अकाउंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कैपिटल क्या होती है? कैपिटल कोई भी ओनर या मालिक, प्रोप्राइटर जिसे कहते हैं या पार्टनर कहते हैं, वो अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो या तो एसेट भी हो सकते हैं, या फिर कैश भी हो सकता है, मनी भी हो सकती है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है। ये एक लायबिलिटी है टुवर्ड द बिजनेसमैन, यानी कि प्रोप्राइटर। क्यों? एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, उसका मैं आप ही बच्चों से पूछूंगा जब भी हम कभी भी लॉकडाउन के बाद लाइव क्लासेस में जाएंगे। तो आई विल आस्क दिस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसमें क्या होता है? बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग एंटिटी होते हैं, और ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है प्रोप्राइटर ने, पार्टनर ने, यानी कि ओनर ने, उसका पैसा वापस करे। कंपनीज के केस में जो कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। ये चीज़ें हमें धीरे धीरे याद ही रहने लग जाएंगी, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके दिमाग में ये रहेंगी। तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है इसमें, कैपिटल इज इक्वल्स टू जितने भी हमारे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ हैं।
ठीक है जी। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, आप बिज़नेस में काम कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस में आपको कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि पैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट बनाते बनाते आपको एक टी शर्ट आपके घर के लिए चाहिए, तो आपके उसमें स्टॉक में पड़ा है, तो ड्राइंग्स मानी जाएंगी अगर आप अपने घर के लिए ले जाएंगे तो इट इज़ द अमाउंट, ये जो भी गुड्स जो है प्रोप्राइटर पार्टनर जो अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले गए हैं, और जो कैपिटल है वो कम होती चली जाएगी बैलेंस शीट बनाते टाइम पे। मतलब आपने इसका इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, मैंने हिंदी में बताया है। जब भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी या कभी भी आप चाहते हैं कि इसमें और एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन, वैसे तो इसमें एग्जॉस्टिव ही पढ़ा रहा हूँ, अगर स्टिल आपको कुछ दिक्कत आती है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो कोई भी अमाउंट जो आपने बिजनेस को बिजनेस ने किसी को देनी है, यानी कि वी ओ टू समवन, हमें पैसे देने पड़ेंगे। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, यानी कि बिजनेस के जो है बिजनेस और पार्टनर की जो है उसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। और अगर किसी आउटर लायबिलिटी को लायबिलिटी टुवर्ड द आउटसाइडर, यानी कि ओनर के अलावा, यानी कि बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी, उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी आती है क्योंकि हम कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि लोन लेते हैं, जैसे कि हमने उधार का सामान खरीदा तो वो क्रेडिटर बन जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज़। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या है, जो कि एक साल से ज़्यादा के पीरियड के दौरान के बाद पे करने से नॉन करंट लायबिलिटी देते हैं, और करंट लायबिलिटी जो 12 मंथ के विद इन पे करनी होती है। तो जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है या करंट लायबिलिटी क्लासिफिकेशन के लिए नई डेफिनेशन आई है जो कंपनीज एक्ट 2013 ने रिलीज़ करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में ये बहुत काम आती है। तो करंट लायबिलिटीज़ की 4 डेफिनेशन है। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल के नॉर्मल पीरियड में सेटल हो जानी चाहिए। ये प्राइमरली बिजनेस पर्पस के लिए, यानी कि हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड होनी चाहिए। और ये 12 महीने रिपोर्टिंग टाइम के बीच बीच में सेटल, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के बीच बीच में सेटल हो जानी चाहिए। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। और इसके पास कोई भी कंपनी के पास कोई भी अनकंडीशनल राइट नहीं है इसको डिफर करने के लिए, एटलीस्ट फॉर द 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो करंट लायबिलिटी नहीं होती। ये शेड्यूल 3 का छोटा सा दिक्कत है। ऑपरेटिंग साइकिल में आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, आप मेरे से पूछिएगा ज़रूर व्हाट इज़ द डायग्राम, सो आपको उससे भी क्लियर होगा ऑपरेटिंग साइकिल का। एसेट, एसेट क्या है, एसेट जो है प्रॉपर्टी होती है किसी भी बिजनेस की, जो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देती है इन फ्यूचर। बहुत सारे ऑथर्स ने डेफिनेशन दे रखी है, बट वी जस्ट हैव टू गिव एन सिंपल एक्सप्लेनेटरी। और शेड्यूल 3 की सेम इसमें भी डेफिनेशन है, ठीक है जी, वो हम देख लेते हैं। इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस का मालिक, बिजनेस इसका मालिक होना चाहिए। टैंजिबल फॉर्म में होना चाहिए, इनटैंजिबल फॉर्म में होना हो सकता है ये, यानी कि वो जो आपके कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, यहाँ पे नहीं दे रखी एग्जांपल, बट यही होती है एग्जांपल इसकी। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, इसकी वैल्यू अटैच होनी चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन द मनी टर्म्स, मनी के टर्म्स में हमने फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन देख ही लिया था कि मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। उसके बाद नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, विच आर टू बी हेल्ड फॉर द एंटिटी, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, रीसेल के लिए नहीं होते, ये हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं। ये वर्ड्स आप सेम एज इट इज डेफिनेशन में लिखेंगे आपको जब भी पेपर में आएंगे। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो ही फिक्स एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स आर नॉन करंट एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल बट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी। किसी भी चीज़, किसी भी बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप फिक्स एसेट खरीदते हैं। इसमें टैंजिबल आते हैं, इंटैंजिबल आते हैं। टैंजिबल की डेफिनेशन जिसको हम छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। इंटैंजिबल मैंने आपको एग्जांपल दे दी हुई है। करंट एसेट वो होते हैं जो कि एंटिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उसको बेचना होता है, हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड होता है। ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन वो बिक जाना चाहिए। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होती है वो भी करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स आपको क्लासिफिकेशन पता है। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या है, फिक्टिशियस एसेट ना तो वो टैंजिबल होते हैं ना इंटैंजिबल होते हैं। ये कुछ तरह के लॉसेस होते हैं जो एक साल में राइट ऑफ नहीं करे जा सकते, एक से ज़्यादा सालों में राइट ऑफ होने होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो ये फिक्टिशियस एसेट है कंपनी के। ये जो डेफिनेशन है एसेट की क्लासिफिकेशन अंडर शेड्यूल 3 है, मैंने साथ साथ बोल दिया था। रिसीट्स क्या होती है? रिसीट्स जो है अमाउंट रिसीवेबल और रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर कोई बेचता है तो उसे रिसीट्स कहते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं, लाइक कैपिटल रिसीट से बिल्कुल ही अलग तरह से होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं, और जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं वो बैलेंस शीट में शो होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मतलब बहुत देर बाद पैसे आने होते हैं एंड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस आने होते हैं। उसके बाद आपकी कोई अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। उसके भी वीडियो लेक्चर्स हमने पोस्ट कर दिए हुए हैं, विद टाइम वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटल रिसीट्स जो है ये कोई अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन विच आर नॉट एन रेवेन्यू नेचर, कोई भी ऐसे रेवेन्यू नेचर के ना हो, ठीक है जी। तो ये बैलेंस शीट में शो होते हैं, जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। उसके बाद एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट स्पेंड और इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट और गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर में भी कैटेगराइज्ड इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम एक बारी पहले भी पढ़ चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये एक्सपेंडिचर इंकर करे जाते हैं आप बिजनेस के एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट कि आपको फ्यूचर में और ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकें। ये बैलेंस शीट में ही जो होते हैं। एग्जांपल जो है, आप फर्नीचर, गुड्स को बनाने के लिए मशीनरी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप खरीदते हैं सो दैट कि आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाए। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर जो कि डे टू डे खर्चों करने के लिए होते हैं। ये डायरेक्टली रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, यानी कि डे टू डे खर्चों के लिए खर्चे जो करे जाते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा ही ट्रेडिंग और P&L के डेबिट साइड पे से होता है, क्योंकि ये खर्चे होते हैं। जब रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे तो उसमें एक रूल आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर से वही चीज़ है कि एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करना हो, इसके बेनिफिट आने वाले कई सालों में मिलते हैं। तो रेवेन्यू और इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं इनकम की बात करूं, इनकम क्या है? कहता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू टोटल हमारा कैश इनफ्लोज कितना आ रहा है। बट इनकम क्या है? रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारी इनकम बनती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ने वाला ये टॉपिक है। एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट इंकर्ड फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू। तो इसकी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कोई भी खर्चा जो है उसे एक्सपेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू R.N. एंथनी, एक्सपेंसेस इज़ अ मॉनिटरी मेजर ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज कंज्यूम। तो ये एक्सपेंसेस, ये डेफिनेशन जो है मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं वैसे बीच बीच में पढ़ लूँगा, बट ऐसे मैं तुम्हें सिर्फ हिंदी में बताऊँगा। आपको इंग्लिश रीड करनी है। देखो, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, सारा कुछ रेडीमेड आपको कुक करके मिल जाएगा ऑन योर प्लेट, तो इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। आप एफर्ट अपने खुद डालने पड़ेंगे आपको। एक्सपेंडिचर इज़ द कॉस्ट फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। आप रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आप कुछ खर्चे करते हैं। जैसे कोई भी बिजनेसमैन अगर बिज़नेस को रन करने के लिए मशीनरी नहीं खरीदेगा, सैलरीज नहीं देगा, तो उसके रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे। such as cash payment, salary, wages, rent, fixed assets, amount written off और the current assets से bad debt, decline in value of investment, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब चीज़ें। एंड एक्सपेंसेस चार्ज टू द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो ये जो एक्सपेंस है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ही चार्ज किया जाता है। ये हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर में। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस हमें एज एन वर्ड सजेस्ट, आपको कोई भी सर्विस यूज़ करने के लिए आपको एक्सपेंस जो है वो पहले ही पे करना होता है। फॉर एग्जांपल, प्रीपेड जो मोबाइल आप रिचार्ज करते हैं तो वो पहले ही पे करके उसकी सर्विसेज आप बाद में लेते रहते हैं। तो ये बिज़नेस के रिलेटेड सोचना है अब आपने। तो जो मोबाइल का एक्सपेंस था वो एक तरह से आपका क्या हो गया, प्रीपेड पर्सनल एक्सपेंस। तो पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, बट उसी तरह से जैसे आप रेंट दे रहे हैं ऑफिस का या कोई आप सैलरीज पहले से दे रहे हैं, तो ये सारे प्रीपेड एक्सपेंडिचर में आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं कि आपने इंकर कर दिए बट अभी तक पे नहीं करे। जैसे कि आपने ऑडिट करवाया चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो ऑडिट फीस जो थी वो पेबल थी, बट ऑडिट फी पेबल अभी भी पे नहीं करी, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में शो होगा। इनकम क्या है? इनकम हमने पहले ही देख लिया था। इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जो भी हमारे पास ग्रॉस रिसीट्स आई माइनस जितने भी हमने एक्सपेंस करे, उसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो इनकम होगा। प्रॉफिट क्या है?
प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत ही इसमें थिन डिफरेंस है। वो क्या है, कहता है कि प्रॉफिट जो है हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया, बट इनकम जो है हर तरह से कमा ली, हर तरह के सोर्स से कमा ली। ग्रॉस प्रॉफिट is the difference between the revenue, the sales of the services, and net profit is the profit after deducting total expenditure from the total revenue of the enterprise। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, आपने जितनी भी बिजनेस में लगने वाली डायरेक्ट कॉस्ट थी, डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग थी, आपने वो माइनस करी सेल से, और जो नेट प्रॉफिट है आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट से जितने भी फर्म के खर्चे हैं वो माइनस करे, उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। गेन क्या होता है, गेन है इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी resulting from something other than day-to-day earning from irregular or non-recurring nature। Stating differently, it is that profit that arises with the transaction which are not operating activities of the business but are incidental to such gain or sale of land। समझिए इस बात को, ये क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि ये डे टू डे ऑपरेशन से आने वाला प्रॉफिट नहीं है। आप मान लो कोई भी आप मशीनरी बेचते हैं, मशीनरी को बेचने के ऊपर गेन हो जाता है, तो ये एक अलग से ऐड ऑन कैपिटल को इंक्रीज़ करने वाली आइटम है जिससे कि प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की आपकी एसेट थी, उसको आपने 1,10,000 में बेचा, तो 10,000 जो गेन हुआ ये ओनर की इक्विटी को भी बढ़ाएगा और गेन भी रियलाइज़ करेगा। लॉस भी उसी तरह से है, कहता कि ये डे टू डे एक्टिविटी वाला लॉस नहीं है, बट आपकी कोई ऐसा इवेंट हुआ, कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। वो ये वाले एग्जांपल में 1 लाख रुपए की अगर एसेट थी, उसको आपने 90,000 में बेच दी, तो 10,000 का आपका लॉस हो गया। परचेजेस क्या है, आप कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस करना है, बिजनेस आईफोन आप बेचने लगे हो एक मोबाइल शॉप में, तो आप आईफोन के नाम से एंट्री नहीं पास करोगे, आप परचेजेस के नाम से एंट्री पास करोगे, बिकॉज दैट इज़ द गुड एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ योर बिजनेस। तो आपके स्टॉक में जुड़ा होता है क्योंकि आपने उसको बेचना होता है। तो जो परचेजेज होती है 2 तरीके की हो सकती है, आप उधार पे भी खरीद सकते हो और आप क्रेडिट पे भी खरीद सकते हो। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, गुड परचेज्ड मे बी रिटर्न्ड टू द सेलर फॉर एनी रीज़न। कहता जो परचेज है वो किसी भी रीज़न की वजह से हम वापस कर सकते हैं, तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। सेल्स क्या होती है, सेल्स इज एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ सेल्स ऑफ गुड। द गुड मे बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर बाय द एंटरप्राइज। द सेल्स इंक्लूड बोथ क्रेडिट्स एंड सेल्स भी उसी तरह से है। अगर आप कोई भी गुड्स खरीदे जो ऊपर परचेज करते हैं, उनको जब आप बेचेंगे तो उन्हीं को बेचने पे जो आपको पैसे मिलते हैं उसे सेल्स कहते हैं। तो सेल्स में फिर से वही क्रेडिट सेल और कैश सेल्स भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कैश मिले ही मिले, क्रेडिट पे भी आप बेच सकते हैं। सेल्स रिटर्न, कोई कस्टमर हमें पैसे वापस दे गया तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये शेड्यूल 3 2013 की टर्म्स है। आप सेल्स को रिप्लेस करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है एक रेवेन्यू अर्न बाय एक एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी। गुड्स क्या है, गुड्स फिजिकल आइटम है ट्रेड की, दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। द टर्म अप्लाइज टू ऑल आइटम मेकिंग अप विद द सेल्स और परचेज ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर आपने कोई सेल और परचेज करी, उसके बाद अगर आपके पास कोई स्टॉक बचता है तो उसे गुड्स कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल डीलिंग इन अप्लायंसेस, अब कोई भी बंदा है, जैसे यहाँ पे हमारे लुधियाना में बेदी इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेदी इलेक्ट्रॉनिक्स का रात को स्टॉक खत्म थोड़ी ना हो जाता है, जो भी स्टॉक उसका पड़ा था उसे गुड्स कहते हैं। स्टॉक, दोबारा से स्टॉक और इन्वेंट्री आ गया। स्टॉक और इन्वेंट्री इज़ अ टैंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी। उसका पर्पस ही जो होता है उसको सेल करने के लिए होता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, जो शाम को बच गया, उस पर्टिकुलर में जनरली 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग कहते हैं, तो उस डेट को उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और ओपनिंग स्टॉक उसी क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जब आप बेचेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए आप लेके आएंगे नीचे, उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री 3 तरह के होते हैं बेसिकली। स्टॉक एक होता है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। वो क्या होता है कि ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जो चीज़ें अनसोल्ड रह गई उसे गुड्स कहते हैं। ठीक है जी। इसकी वैल्यू कैसे करी जाती है, आपको जितनी भी कॉस्ट पड़ी और जितना भी उसमें मार्केट में बिकना है, यानी कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लोअर। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इट कंप्राइजेज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड। यानी कि अगर आपका कोई भी रॉ मटेरियल जो है आपने उसको यूज़ करना मैन्युफैक्चरिंग के लिए और वो अभी अनयूज्ड रह गया, तो उसे कहते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि आपने टी शर्ट बनानी थी और आपका कपड़ा पड़ा रह गया, उसे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। अब ऐसा तो नहीं है कि रात को सारा शर्ट पूरा मैन्युफैक्चर होके जाएगा। अगर कोई भी स्टॉक
प्रोसेस में है, फिनिश्ड अभी पर फिनिश नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। स्टॉक और इन्वेंट्री कहाँ पे से होता है? बैलेंस शीट में, करंट एसेट में होता है। तो तीन तरह के स्टॉक हमने पढ़े, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। फिनिश गुड सबसे पहले पढ़ लिया था। अब बात आती है ट्रेड रिसीवेबल की। अब जो बात आती है वो ट्रेड रिसीवेबल की आती है। ये क्या है? ट्रेड रिसीवेबल एक अमाउंट है फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में जो आपने पैसे लेने वाले हैं किसी से, ट्रेड रिसीवेबल, वो क्यों लेने वाले हैं? क्योंकि आपने उसको कुछ सामान उधार पे बेचा होगा, उसी को कहते हैं। उसी में दो क्लासिफिकेशन होती है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। जो डेटर्स होते हैं वो आपको पैसे देते हैं ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जब भी आप किसी भी गुड को क्रेडिट पे बेचोगे और जिसको बेचोगे उसके नाम को आप डेटर कहोगे, बिकॉज वो जितनी भी अमाउंट का आपने गुड बेचा उतनी ही अमाउंट एंटरप्राइजेस के लिए पेबल खड़ा रहता है। उसके बाद बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर्स। मतलब उसमें क्या होता है कि एक डेट स्पेसिफाइड होती है और वो एक्सेप्ट करता है डेटर की मैं कुछ देर बाद आपको पे कर दूंगा। तो इसकी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग भी एक डेफिनेशन है कि कोई भी ट्रेड रिसीवेबल मतलब कोई भी अमाउंट गुड्स के अगेंस्ट अगर कोई लेने वाली है, गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट लेने वाली है नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में, तो उसे ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। ट्रेड पेबल क्या है? ट्रेड पेबल क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है। कोई भी अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अगर हमने कोई भी किसी से सामान लिया उधार पे तो उसे ट्रेड पेबल्स कहते हैं। क्रेडिटर क्या है? किसी एक पर्टिकुलर बंदे से हमने कुछ सामान लिया और एंटरप्राइज को, और हमारी एंटरप्राइज ओ करती है उसको पे करने के लिए, ठीक है जी, तो उसे क्रेडिटर कहते हैं। बिल्स पेबल का मतलब है हमने एक्सेप्ट करके दिए क्रेडिटर को। बिल्स पेबल मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट करके दिए और हम एक स्पेसिफाइड डेट को उसको पे करेंगे। कॉस्ट क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू द आर्टिकल और प्रोडक्ट और एक्टिविटी। कहता है कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि किसी प्रोडक्ट आर्टिकल को लगता है, ठीक है जी। उसके बाद वाउचर आते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, बिल रिसीट, इसमें सारे वाउचर्स आ जाते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी गुड्स बेच रहे हो तो उसको रिड्यूस्ड प्राइस पे बेच रहे हो। और डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है कि आप ज़्यादा क्वांटम में अगर गुड्स उठाएंगे तो ट्रेड डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि इमीडिएट कैश डिस्पर्स हो जाए, यानी कि इमीडिएट पैसे हमें मिल जाए। उसके बाद अकाउंटिंग टर्म जो है ये हमें ये जो दी हुई थी, तो हमें और भी अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करनी है, जैसे कि बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आप पैसे किसी से डेटर से लेते हो बट वो मना कर देता क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो जाता तो बैड डेट्स हो जाते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स एक खर्चा हो जाता है हमारा। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन है जिसमें आपकी सारी एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल रिजर्व्स हमें पता चलेंगी, तो इसको मैच करना जरूरी है। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ होना चाहिए। बुक वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपने बनाई है तो वो जितने की खरीदी हुई उसकी बुक वैल्यू पे होनी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बहुत सारी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जैसे कैश बुक हो गया, बैंक बुक हो गया, जनरल लेजर हो गया। ये जनरल लेजर एक चैप्टर ही है अपने आप में, कैश बुक भी एक चैप्टर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो जितनी भी हमने गुड्स बेचे हैं, सर्विसेज रेंडर करी, उसकी हमारे को कॉस्ट कितनी पड़ी है। क्रेडिट का मतलब है किसी भी अकाउंट का राइट साइड ऑफ द अकाउंट, अगर ये अकाउंट क्रेडिट किया जाना तो एंट्री पास करी जाएगी राइट हैंड साइड पे। वैसे किसी भी ट्रांजैक्शन का डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट होता है, यानी कि दो आस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लेफ्ट साइड होती है, तो अभी इसको समझना थोड़ी देर बाद भी समझ सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन क्या होती है? किसी भी एसेट की वैल्यू में अगर आप रिडक्शन कर देते हैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टाइम। क्योंकि आप उसको यूज़ करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है उसको यूज़ करते हैं, ऑब्सोलेंस हो जाती है, यानी कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट की एलोकेशन है, यानी कि हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में क्या करते रहते हैं, उसको कम करते रहते हैं, उसकी एक प्रोविजन बनाते रहते हैं। इसको अभी हम डिटेल एक चैप्टर है। एंटिटी का मतलब क्या है? एक इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, बजाज ऑटो हो गया, मारुति, टाटा एंड स्टील कंपनी हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया। अ बिजनेस एंटिटी मीन्स एन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंगेज इन द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है जी, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करता है, उसे अकाउंटिंग एंट्री कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। एंट्री का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे एंट्री कहते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो पोजीशन में नहीं है, उसको अगर डेट्स पे करे। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? जो पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, सारी रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस होता है, इसको ओनर भी कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं। रिबेट का मतलब क्या होता है? इसको
जो भी आप कोई प्राइस चार्ज कर रहे हो उसमें डिस्काउंट देते हैं, सेलर जो डिस्काउंट दे देता है। रिबेट एक ऑफ़र है या एक ऑफ़र होती है जिसमें आप सेल्स को रिड्यूस्ड वैल्यू पे आप अगर आप किसी को देते हैं, ठीक है जी। ये कुछ ख़राब रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि आप पूरा क्वालिटी ऑफ गुड्स हो गए तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारी डेफिनेशन आती है वो सॉल्वेंट पर्सन की आती है। सॉल्वेंट पर्सन इज़ अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ पोजीशन टू पे इट्स डेट, यानी कि ये बंदा कोई भी अगर अपने डेट्स हैं यानी कि इसके कर्जे हैं इसको पे कर सकता है। बाकी की जो इलस्ट्रेशन रहेगी आपकी बुक्स में होंगी, ये सारी की सारी बाकी के जितने भी पेजेस हैं इसको प्लीज़ 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 सॉल्व करने हैं, आपने अपने आप को आंसर करने हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई आपका आंसर गलत आता है, उसका रीज़न आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को एज मच एज़ पॉसिबल इसको फॉरवर्ड करें सो दैट हमारी अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, हमारी सर्विसेज बहुत बहुत अच्छी हैं। मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे को एंड कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है। सो व्हाट आई वांट टू गिव यू द बेस्ट accounting classes in our city as well as in the whole of the country in India। थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, लॉकडाउन की वजह से हमें यूट्यूब पे पोस्ट करना पड़ रहा है, बट ठीक है, आपकी स्टडी सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताएं।